Good morning, everybody. Today we are just going to start the Rutherford alpha ray scattering experiment, and this was a very important experiment because after this only experiment we can just say that so many the new scenarios has been changed, or we can say that the new theories has been developed. Okay, so the name of the scientist was actually the Rutherford, and the experiment done by him only was called the Rutherford alpha ray scattering experiment. Okay, so what he has done in the experiment that I am going to tell you. For doing the experiment, he has taken a gold foil. You are able to see here there is a one gold foil is there, है ना. तो उसने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्ड फॉइल लिया. तो गोल्ड फॉइल क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड इज अ काइंड ऑफ ए हाईली मेलिएबल मेटल. मतलब गोल्ड को मैं एक बहुत पतले शीट्स में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए उसने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया. ठीक है. और उसके बाद एक सोर्स से उसने अल्फा रेज जो है उसके ऊपर में थ्रो किया. ठीक है. उसने एक गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल के ऊपर में उसने अल्फा रेज को थ्रो किया. अब अल्फा रेज क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो पहले देखो एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया. ही हैज़ टेकन अ गोल्ड फॉइल बिकॉज अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल कैन बी ऑप्टेन. उसने एक गोल्ड का फॉइल लिया क्योंकि गोल्ड को हम लोग एक पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए. ठीक है. फ्रॉम अ सोर्स अल्फा रेज इज थ्रोन ओवर द गोल्ड फॉइल. कोई भी एक सोर्स से अल्फा रेज को उस गोल्ड फॉइल के ऊपर में थ्रो किया गया. अब ये अल्फा रेज क्या है वो हम लोग समझते हैं. तो अल्फा रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम हैविंग द मास 4u, एंड इसका अगर फॉर्मूला देखोगे He2+. तो एक्चुअल में अल्फा रेज क्या है उसको समझते हैं. देखो हीलियम क्या है हमारे पास? एक तरह का नोबल गैस है. ठीक है. तो हीलियम एक नोबल गैसेस है, मतलब वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के सेल में 2, तो 2 का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, तो जितने उसके रिक्वायरमेंट है उतना तो फुलफिल है. तो इसका मतलब हीलियम जो है वो बिल्कुल भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. अगर हम हीलियम को किसी तरह से चार्ज कर दें, चार्ज कैसे कर दें? उसके जो आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है अगर उसको हम रिमूव कर दें तो हीलियम फिर हो जाएगा चार्ज. मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो वो क्या डेवलप कर लेगा? He2+. और तब ये जो हीलियम गैस जो है वो अब वो हीलियम गैस नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो चुका है अल्फा रेज में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम को अगर हम लोग चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाल देते हैं किसी तरह से, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो हीलियम जो है वो डेवलप कर लेगा He2+, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा रेज. ओके. तो एक सोर्स से हमने अल्फा रेज को इसके ऊपर थ्रो किया, और इसके जस्ट पीछे में हमने एक रखा माइक्रोस्कोप, सो दैट कि हम लोग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सके कि रेज जो है वो बिल्कुल कैसे इस गोल्ड फॉइल से बिल्कुल भी पास कर रहे हैं. ठीक है. तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन था वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो भी सोर्स से जो अल्फ़ा रेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली इसको पार कर जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट, है ना. कुछ एक ऐसा अल्फ़ा रेज जो है वो एक स्मॉल एंगल से, देखो ऐसे वो स्ट्रेट आ रहे थे और ऐसे हल्के से बेंड कर गए, एक स्मॉल एंगल से आए और एक स्मॉल एंगल से बेंड कर गए. ठीक है. बहुत कम, अ वेरी फ्यू. अगर मैं इसको नंबर बताऊं तो बुक का जो डेटा बोलता है नियर अबाउट 20,000. तो 20,000 में सिर्फ एक ऐसे रे थे जो कि जैसे जिस पाथ में गया था उसी पाथ में रीबाउंस हो गया. तो उसने 3 ऑब्जर्वेशंस देखे. सबसे पहले क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो डायरेक्टली इसको पास कर गया एकदम स्ट्रेट. कुछ एक ऐसा अल्फा रेज थे जो एकदम हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट किए. ठीक है. और लगभग 12,000 में से एक रेज जो था वो डायरेक्टली जिस पाथ से आया था उसी में रीबाउंस कर गया. ठीक है. तो मैं एक बार ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़ के बता देता हूँ. मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल इन अ स्ट्रेट पाथ. जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज थे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा चुके हैं. ठीक है. सम ऑफ द अल्फा रेज वेयर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल. और कुछ एक अल्फा रेज जो थे वो एकदम हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट किए. ठीक है. अ वेरी फ्यू अल्फा रेज, ओनली 1 आउट ऑफ 20,000 में लगभग एक ऐसे अल्फा रेज जो थे वो एकदम रीबाउंस करके आपको सीधे जैसे गए थे वैसे पीछे बैक आया, लगभग 180 डिग्री से. जैसे गए बिल्कुल वैसे ही आया. एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री. और वी कैन से दैट कि जिस पाथ से गया था उसी पाथ में बैक आया, दैट इज ओरिजिनल पाथ. तो दीज आर द 3 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. और इसका मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, सिंगल आइटम का. तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो थे इनके ऊपर 3 अलग अलग कंक्लूजन्स आए. वो 3 क्या क्या कंक्लूजन थे उस कंक्लूजन को पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो आपके बुक में भी यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये अल्फा रेज
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे पास कर जा रहा है, डायरेक्टली ऐसे पास कर जा रहा है। तो अगर कोई भी अल्फा रेज अगर डायरेक्टली अगर गोल्ड फॉयल को पास कर जा रहा है, मतलब उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब गोल्ड फॉयल के अंदर में मैक्सिमम स्पेस खाली है। और मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, तो वो भी बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि अंदर में कोई रोक नहीं रहा है अल्फा पार्टिकल्स को या अल्फा रेज को, तो बिल्कुल डायरेक्टली पास कर जा रहे हैं। देखो, since most of the alpha rays passes through a gold foil in a straight path, therefore most of the space inside the atom is empty। मतलब कि अगर मैक्सिमम अल्फा रेज अगर डायरेक्टली इसको पास कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो अल्फा एटम्स के अंदर में जो मैक्सिमम स्पेस है वो बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब खाली है, ठीक है। और फ्यू उसमें देखो कुछ कुछ ऐसे जो हैं वो ऐसे आ रहे थे, देखो आप इधर देखो तो इधर डेविएट कर चुके हैं, है ना, कुछ देखो इधर आए थोड़ा इधर डेविएट कर चुके हैं, कुछ इधर आए कुछ इधर डेविएट कर चुके हैं। तो अ वेरी फ्यू अल्फा रेज हैज़ डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ऑक्यूपाई अ वेरी लेस स्पेस। तो आप देख सकते हो कुछ एक ऐसे अल्फा रेज जो हैं वो बिल्कुल एकदम हल्के से एंगल से इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक हीलियम, तो पहले समझ लो हीलियम मतलब कि हीलियम को जब हम लोग चार्ज किए थे तो अल्फा रेज बन चुका था। तो अल्फा रेज एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रेज है। तो अगर वो कोई भी अगर पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है और उसको उसको डिफ्लेक्ट करा दे रहा है, तो 100% वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो एक एटम के अंदर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कह सकते हो कि स्मॉल स्पेस पे है, स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करके रखें, क्योंकि स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करके रखें तभी तो वो अल्फा रेज को एकदम माइन्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो, अ फ्यू अल्फा रेज हैज़ डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ऑक्यूपाई अ वेरी लेस स्पेस इन एटम। तो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे, सब्सटेंस होंगे, वो एक एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए कुछ एक अल्फा रेज जो है वो हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और आउट ऑफ 12,000 वन अल्फा रे रिबाउंस बैक, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन, है ना। देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको 20,000 बोला था, यहाँ पे 12,000 ही होगा, 12,000, ओके, 12,000, इट विल बी 12,000 ओनली। नाउ सी हियर, तो आउट ऑफ 12,000 वन अल्फा रेज रिबाउंस बैक, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन। आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, देखो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस रे के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, मैं थोड़ा उसको इनलार्ज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो रे आ रहा है वो जैसे सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर यहाँ पे हिट किया, वो देखो रिबाउंस करके पीछे बैक चला गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा जो रेज है, अल्फ़ा रेज आप कह सकते हो हीलियम, हीलियम को मैंने चार्ज किया है, और हीलियम में जब 2 प्रोटॉन्स है तो उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, दैट इज़ उसको हम लोग बोलते हैं 4u। जो हीलियम का जो मास होता है 4u, मतलब हीलियम काफ़ी ज़्यादा एक हेवी रे है, हेवी रे है। और अगर उस रे को अगर कोई अगर रिबाउंस करा के अगर बैक लेके जा रहा है, इसका मतलब जो मास है वो कह सकते हो कि एक एटम का जो मास है वो एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड है। पूरा पूरा जो एक एटम का मास होता है वो एक स्मॉल प्लेस पे कंसंट्रेटेड है। देखो, आउट ऑफ 12,000 ओनली वन रे रिबाउंस, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज जो भी पार्टिकल्स हैं वो एकदम बहुत छोटे से जगह पे हैं, और सारा मास उसका बिल्कुल भी वहीं पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि हेवी चीज़ ही से अगर अल्फा रेस टकराएगा तो ही वो बैक जा सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो इसका एक्सपेरिमेंट फिर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने ये कंक्लूड किया। अब कंक्लूड करने के बाद फाइनली उसने अपने एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया कि एटॉमिक मॉडल कैसा होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, तो फाइनली रदरफोर्ड ने बताया कि जो मॉडल जो है, जो एटम जो है वो एक्चुअली कैसा होगा, ये कैसा लगता होगा, है ना। उसने बताया कि ऑल द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर कंसंट्रेटेड ओवर अ स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। उसने क्या बोला कि जो एक एटम है उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो एकदम छोटे से पार्ट में एकदम इकट्ठा रहते हैं। मतलब एक एटम में जो प्रोटॉन्स है वो एकदम छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, और उस कंसंट्रेटेड पोजीशन का नाम उसने क्या दिया, न्यूक्लियस। जिस प्लेस पे सारे प्रोटॉन्स एक जगह कंसंट्रेटेड होंगे उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। और जो पूरा मास होता है एक एटम का वो बिल्कुल ही न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने आपको दिखाया कि एक जो अल्फा रेस था वो बिल्कुल जो सेंटर में हिट किया था वो रिबाउंस करके चला गया बैक। इसका मतलब सेंटर में जो मास होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एक हेवी मास से जब अल्फा रेस टकराया होगा तभी वो बैक जा सकता है। तो इसका मतलब एक एटम का जो पूरा मास है वो बिल्कुल न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस। और फिर उसने क्या कंक्लूड किया कि सेंटर में तो बता दिया कि सारे प्रोटॉन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। और फिर देखो इन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। और अगर हम एटम के साइज से कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। नाउ तो ये उसका एटॉमिक मॉडल है। तो ये पहले मैंने आपको बताया इसके एक्सपेरिमेंट, फिर कंक्लूजन और एटॉमिक मॉडल। तो एकदम जैसे तीन तीन ऑब्जर्वेशन से तीन कंक्लूजन आए, तीन उसने एटॉमिक मॉडल दिया एकदम सीक्वेंस से, ठीक है। अब आते हैं ड्रॉबैक्स। तो रदरफोर्ड ने एक आप कह सकते हो कि एक बहुत अच्छा उसने काम किया, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। तो उन ड्रॉबैक्स को भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे, ठीक है। आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा ये टॉपिक, देखो ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ओके। देखो तो ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली इसके दो ड्रॉबैक्स थे। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट में इसने क्या बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस। मींस इन एन एटम सेंटर इज द, आपको पता है कि सेंटर में जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियस होता है। और बोला उसने कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड में घूम रहे हैं, लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे इसके अराउंड में घूम रहे हैं, या कौन से पाथ में घूम रहे हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं कि पांच पांच इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं, कि कोई पास में घूम रहा है कोई दूर में घूम रहा है। मतलब सिर्फ उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में सिर्फ घूम रहे हैं, लेकिन उनका पाथ क्या होगा, किस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होंगे, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन उसने नहीं किया या कोई भी चीज़ उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ओके। नाउ सेकंड ड्रॉबैक, देखो आप इस चीज़ को समझो कि अगर कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो एक न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको एक बॉडी समझता हूँ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, और न्यूक्लियस तो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो कोई भी चीज़ मूव करता है तो उसके अंदर एनर्जी है। आप खुद देखो, अगर हम लोग खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या कुछ और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके हमारा बॉडी जो है वो लूज़ करता है, और हम फिर थक जाते हैं और फिर हम आराम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है, इसलिए वो घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते उनका एनर्जी जो है एक समय बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और जब उनके पास एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके पास तो घूमने का एनर्जी खत्म हो जाएगा ना धीरे धीरे घूमते घूमते। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइनली प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो चार्ज डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और चार्ज डिफ्यूज़ कर जाएंगे तो इसका मतलब एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है कि कोई भी जो मैटर है उसके एटम जो है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। मैं देखो इसके पॉइंट्स को पढ़ता हूँ। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट हैव सम एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूसली अगर रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के, इसका मतलब उसके पास सम एनर्जी है। बट वाइल रिवॉल्विंग इट विल रेडिएट एनर्जी, लेकिन वो अगर घूम रहा है तो वो अपना एनर्जी को लूज़ करेगा धीरे धीरे। एंड टाइम विल कम व्हेन इट लूजेस कंप्लीट एनर्जी, और एक समय आएगा कि जब वो पूरा अपने एनर्जी को लूज़ कर देगा, तो एट दैट टाइम न्यूक्लियस मस्ट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और उसी समय जो न्यूक्लियस जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज सारे एक जगह रखे हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, वो सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, एंड एटम कैन बी डिस्ट्रॉय, और एटम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिकली दो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। और इस ड्रॉबैक्स को बिल्कुल ठीक किया था एक दूसरा साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था नील्स बोर, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट डे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आज मैंने आपको बताया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्सपेरिमेंट क्या था। अच्छा ये डायग्राम को भी आप देख लो थोड़ा। इसमें देखो ये मैंने एक एटम को बनाया है, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, इसलिए मैक्सिमम अल्फा रेज जो है बिल्कुल डायरेक्टली पास कर जा रहे हैं। कुछ एक अल्फा रेज जो हैं वो एकदम जस्ट न्यूक्लियस के साइड में अगर टच हुए होंगे तो वो हल्के से एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो एकदम सेंटर में जस्ट हिट किया होगा वो जस्ट रिबाउंस करके जस्ट एकदम बैक आया। आप देख सकते हो एक एरो जो है वो बिल्कुल सेंटर में हिट किया है और ऐसे रिबाउंस करके ऐसे बैक आ चुका है ना।
तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे और ये उसके कंक्लूजन थे और ये उसके एटॉमिक मॉडल था फाइनली, और ये फिर उसके ड्रॉबैक्स थे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय द सर रदरफोर्ड। थैंक यू वेरी मच।